हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 फॉर द जूनियर एडेड स्कूल एग्ज़ाम और साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है DSSB की जनरल साइंस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वे उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज आपने दोपहर में पढ़ा था। तो आज दोपहर में क्या पढ़ा था आपने, हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर 8 डिग्री है, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में कैसे बदल सकते हैं। एल्कोहल का अगर बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है तो इसे केल्विन स्केल में आप कैसे बदलेंगे। तो केल्विन स्केल का मान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15 डिग्री। और सॉरी, डिग्री नहीं होता है, यहाँ पर ये 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। यहाँ केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान हो गया 273.15। तो 78 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा, 78 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा, 273 प्लस 78 केल्विन, ठीक है। तो 15, ठीक है, 15 और 351 केल्विन, 351 केल्विन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम, लोहा, जिंक, ये सभी पाए जाते हैं कि अपने यौगिक के रूप में, ठीक है। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, प्लैटिनम पाया जाता है। आप जरा मुझे ये बता दें सबसे महंगी धातु कौन सी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्राउनियन गति का कारण क्या है। क्या है ब्राउनियन गति का कारण। तो ब्राउनियन गति का मतलब क्या होता है, यूं जो गति होती है ना, किसमें होती है, किसमें होती है, मैटर में। तो अणुओं के बीच में ये जो ब्राउनियन गति हो रही है इसका कारण क्या होता है, यह मोस्टली पाई जाती है कोलाइडल में, ठीक है। कोलाइडल जो फेज होता है उसमें ब्राउनियन गति पाई जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि जो उसमें 2 फेज होते हैं, एक तो होता है 2 अलग अलग फेज हैं, उसमें एक है क्या, मीडियन है और दूसरा फेज है, ठीक है। तो जो परिक्षेपण माध्यम होता है और जो परिक्षेपण जो फेज होता है उनमें क्या होता है कि परिक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं वो जो कोलाइडी कण होते हैं ना उनसे टकराते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम का जो कण है इस पे अणु क्या है, वह कोलाइडी कण से टकराया, ठीक है। तो टकराया तो वह दूसरे से टकराया, फिर उससे दूसरे से टकराया, इसकी ऊर्जा उसमें गई, उस दूसरे से टकराया, फिर उसकी ऊर्जा इसमें आई। तो इस तरह से एक दूसरे से टकराते हैं और ब्राउनियन गति होती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। यहाँ जब बात परिक्षेपण की होती है तो इसका मतलब क्या होता है, यह किसकी बात की जा रही है, कोलाइडल विलयन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण है, ठीक, क्या जा रहा है, ठोस है, सॉलिड, और इस पे क्या है, लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड पर जब लिक्विड का आएगा तो क्या बनाता है, जेल बनाता है, क्या बनाता है, जेल बनाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हमने बताया था आपको कि जब सॉलिड में लिक्विड घुला हो तो इसका मतलब है वो क्या बन सकता है, पनीर या फिर मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो देखो, जिलेटिन का यूज किया जाता है कि जो बर्फ़ के कण है ना उनमें स्कंदन ना हो, ठीक है। इस स्कंदन से बचाने के लिए आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बादल, कुहरा, कुहासा, ये तीनों क्या हैं, द्रव, गैस, कोलाइडल, एरोसॉल हैं, ठीक है। यानी गैस में द्रव घुला हुआ है तो क्या बनता है, बादल बनता है, कोहरा बनता है और कुहासा बनता है। कब, जब गैस में द्रव मिला है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि जो धुआं है,
ठीक है, स्मोक यानी धुआं, धूम, यह किस प्रकार का कोलाइडल कण है? तो इसमें क्या होता है, गैस में जब क्या मिला होता है, ठोस मिला होता है। गैस में अगर ठोस के कण मिले होते हैं तो क्या बनता है, धुआं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गैस ठोस, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन इसे हम गैस में ठोस मिला तो ऑप्शन डी ही होगा। यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है ना, द्रव गैस, क्या होता है कि गैस में द्रव मिला होता है। ठीक है, गैस में जब लिक्विड मिला है तो ये है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम देखें तो सॉलिड में गैस में क्या मिला होता है, सॉलिड मिला होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, धुआं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है? तो वो होती है जो जिलेटिन है ना, उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? कुहरे की बात कर रहे हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन ही यही था कि कुहरा किस तरह का उदाहरण है। तो गैस में क्या मिला हुआ है, लिक्विड मिला हुआ है, गैस में द्रव मिला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन गैस का द्रव, द्रव का गैस में, ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा इसका। ठीक है, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, गैस में जब लिक्विड मिला हो तो। अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज, इट्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मात्रा होती है। ठीक है, जो वस्तु की मात्रा, जो मैटर है यानी द्रव्य है, द्रव्य की जो मात्रा है किसमें, वस्तु में, उसे क्या कहते हैं? तो वस्तु, कोई भी वस्तु किससे बनी होती है, द्रव्य से बनी होती है। ठीक है, यानी मैटर से बनी होती है, और उसकी जो मात्रा होती है वह हमेशा कांस्टेंट होती है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई असर नहीं पड़ता, तो वह उसे क्या कहते हैं, मास। ठीक है, अगला, एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पर क्या होता है? तो जब ऊंचाई अधिक हो जाती है तो क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वह डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, जैसे ही हम कभी ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। वहाँ का जब प्रेशर कम होता है तो जब हम पानी को बॉयल कर रहे होते हैं तो वह उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इसी प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और प्रेशर कम हुआ यानी कि जो लिक्विड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कम प्रेशर पे पानी उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस के ठोस सतह पर, अच्छा इसी का अपोजिट बताइए कि अगर हम गहराई में जाएं तो क्या होगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, और साथ ही पानी पर क्या असर पड़ेगा अगर हम पानी को बॉयल करें, तो जल्दी बॉयल होगा या देर से बॉयल होगा। ठीक है, अगला, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। गैस के ठोस सतह पर, ठीक है, कोई ठोस है उस पर गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो यह किस पर डिपेंड करेगा, गैस के तापमान पर। ठीक है, गैस के दाब पर और गैस की प्रवृत्ति पर, तीनों पर ही निर्भर करेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसको अभी पढ़ा चुकी हूँ, दोपहर में मैंने पढ़ाया था इसको। अगला टॉपिक क्वेश्चन है, इन विच फेनोमेना वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वाटर वेपर में चेंज होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो सेल्सियस और केल्विन में, तो सेल्सियस में अगर पानी की बात करें तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में क्या होता है 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करें तो क्या होगा, कितने में चेंज हो जाएगा 373, तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका कि इवेपोरेशन रेट हाईएस्ट है,
कौन है सबसे तेज, कौन उड़ता है? पेट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल, अच्छा उसके साथ बाकी जो ऑप्शन थे वे क्या थे? नेल पॉलिश रिमूवर, वाटर, एल्कोहल। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगला, व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन ए बीकर, अगर हम किसी बीकर में जिसमें कि पानी रखा हुआ है कॉन्टेनिंग वाटर, एक बीकर में पानी रखा हुआ है, उसमें अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाते हैं तो क्या देखते हैं? वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर हैज टर्न पिंक। जो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है वो क्या होता है? पिंक होता है। तो जब भी हम लिक्विड में, अच्छा सीधा समझो, किसी भी लिक्विड में अगर आप कोई भी रंग मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो रंग पूरे लिक्विड में फैल जाता है, पूरे पानी में फैल जाता है ना। तो यह किसकी वजह से हो रहा है? इसी फिनोमिना को पूछ रहा है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं और किस वजह से हो रहा है? तो ये किस वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? जो पोटेशियम परमैंगनेट है वह पूरे पानी में क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज इज कॉल्ड। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भौतिक अवस्थाएं, किसी भी जो द्रव्य होते हैं वो, उन द्रव्यों की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। 1990 के करीब 4, अब क्या है कि 5 फेजेज बताए गए हैं। स्टेट ऑफ जो मैटर है वो है 5। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी स्टेट है प्लाज्मा और 5वीं स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो जो चौथी स्टेट होती है वह है प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा की खास बात क्या है? यह आयोनाइज्ड पार्टिकल है। ठीक है, क्या है? आयोनाइज्ड फॉर्म्ड है। और आयोनाइज्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इसमें लगभग ना इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वह लगभग बराबर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर हीटेड मैटर है। ठीक है, मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये कहें कि इसके जो एटम्स हैं वे क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा हीट होते हैं कि वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। और चौथा स्टेट है हमारा जो ब्रह्मांड है ना, जितने भी तारे हैं वो उनमें यह कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, यह फेज उन्हीं में देखा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा स्टेट। जब भी बात करें आयोनाइज्ड गैस की तो वह क्या हो गया? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, और जब सुपर कोल्ड की बात करें तो वह होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, समझ में आया? पांचों, ठोस, द्रव, गैस, तीनों समझ चुके हो। चौथा होता है प्लाज्मा जो आयोनाइज्ड है और सुपर हीटेड है। ठीक है, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि गैस ऑफ बोसान होते हैं और वे क्या होते हैं? सुपर कूल्ड होते हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। BEC उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सुपर कूल्ड स्टेट वह होती है जो 0 केल्विन हो। ठीक है, 0 केल्विन। एक अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो इसका मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं सुपर कूल्ड स्टेट। तो इस स्टेट में जब गैस ऑफ बोसान जो होते हैं अगर हमने उसे लो डेंसिटी पर ठंडा किया, ठीक है, यानी गैस ऑफ बोसान को अगर हमने लो डेंसिटी पर ठंडा किया तो वह आ जाता है सुपर कूल्ड स्टेट में और उसे ही कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आया? यह क्या है कि अगर हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की तो इसको लो डेंसिटी की बात जब हम कर रहे हैं तो यह डेंसिटी जैसे कि इस समय अगर जो हमारे नॉर्मल जो एयर है उसका जो घनत्व है उसका अगर हम बात करें तो 1,00,000 गुना अगर कम कर दिया जाए डेंसिटी, मतलब डेंसिटी बहुत ही कम हो गई, 1,00,000 टाइम 1,00,000 टाइम अगर कम हो जाती है डेंसिटी, इतनी कम डेंसिटी पे जब हम गैस ऑफ बोसान को ठंडा करते हैं, ठीक है,
तो वह क्या होता है, सुपर कूल्ड स्टेट में आ जाता है और वही फॉर्म कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो ये आप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन है, वह बल जो, ऐसा बल जो मैटर यानी द्रव्य के पार्टिकल्स को, कणों को बांधने का काम करता है, जो बल पार्टिकल्स को, मैटर के पार्टिकल्स को बांधने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उस बल को क्या कहते हैं। तो जो पार्टिकल होते हैं, किसी भी द्रव्य के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो यानी किसको बांध रहा है, मॉलिक्यूल को। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, जगह है। इनको दो मॉलिक्यूलों को जब जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, बल की बात कर रहा है तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक है, दो अणुओं के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है उस जगह को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड। अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। तो अगर आकार की बात करें तो शेप क्या हो, इसका कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। तो जिस भी पात्र में रखा जाएगा उसका शेप यह ले लेता है, जिस भी पात्र में रखा जाएगा उसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनिट शेप लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, डिफिनिट शेप लिखा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो और इसके साथ मैंने क्या बताया, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है ना वह डिफिनिट होता है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉट ए डिफिनिट शेप, इट हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट ए डिफिनिट शेप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नाइदर है, तो छोड़ दो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए टी स्पून ऑफ सॉलिड शुगर इज डिजॉल्व इन ए ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सॉलिड है, शुगर क्या होता है, सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिला दें, लिक्विड वाटर मिलाएं, तो व्हाट फेज आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग। तो मिक्स करने के बाद कौन सा फेज बनेगा। तो देखो सॉलिड है, हमने मिला दिया, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, शुगर के जो मॉलिक्यूल होंगे वे तो अभी भी सॉलिड ही हैं, वे लिक्विड में तो चेंज नहीं हो गए, वे तो अभी भी सॉलिड है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, सॉलिड एंड लिक्विड फेज। ठीक है, कौन सा फेज हो गया है, सॉलिड इनटू लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड लिक्विड हो गया, स्टिल सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इक्वल वॉल्यूम जो है सभी गैसों का इक्वल वॉल्यूम जो होता है सिमिलर कंडीशन में, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के अगर कंडीशन सबका सेम हो तो उनके मॉलिक्यूल के जो नंबर होते हैं वे भी सेम होते हैं। इस बात को किसने कहा था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो ने दिया था और इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जो भी गैसेज हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, अगर सेम है तो इक्वल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे भी सेम होंगे और इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, इसमें आपको फिर डाल्टन, रदरफोर्ड सब कुछ पढ़ना है आपको, तो वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो मैं आपको 10th लेवल तक का पढ़ा रही हूँ। कल की वीडियो में आपको मैं 12th लेवल बताऊंगी जो कि अणु और परमाणु पढ़ना है। लेकिन प्लीज़ उसको पढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी, धातु और अधातु वगैरह जो कुछ भी पढ़ना है, एक टॉपिक है ना धातु अधातु, तो वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ आवर्त सारणी में।
ठीक है, 2 वीडियो मैंने बनाए थे ना आवर्त सारणी के, उस आवर्त सारणी की वीडियो को प्लीज़ देख लो ताकि आपको दोबारा परेशान न होना पड़े। ओके, क्योंकि मैं अब धातु और अधातु उपधातु इसके मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, बाकी उसको आप वहाँ से पढ़ लेंगे डिटेल में अगर पढ़ना हो तो। ठीक, और द्रव्य का जो बचा हुआ है अणु और परमाणु, समस्थानिक, संभारिक, ये सब कुछ जो भी बचा हुआ है इसमें, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है ऑल गैसेज विल ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिड्यूस टू। जितनी भी गैसेज हैं इनका वॉल्यूम जो है वह 0 हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को कर दें, कितना कर दें, कितना कम करें टेम्परेचर को, तो इनका जो वॉल्यूम है वह 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं तो क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है वह 0 होगा। अगला, नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैव ए टेंडेंसी टू मिक्स विथ ईच अदर। नॉन रिएक्टिंग जो गैसेज होती हैं उनमें टेंडेंसी होती है एक दूसरे से मिल जाने की। दिस फिनोमेना इज नोन एज द, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज। कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बॉयलिंग। ओके, आगे, प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल, जो सी लेवल पे प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, 76 mm ऑफ Hg। ठीक है, 76 mm ऑफ Hg कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड। जो डेंसिटी होती है किसी सबस्टेंस की उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो डेंसिटी है उसे कैसे करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास और टेम्परेचर का रेशियो होता है। और ज़रा यहाँ पर आप मुझे उसे लिख के बता दीजिए तो क्या होती है डेंसिटी, कैसे इसका रेशियो क्या है, कैसे शो करेंगे इसको, क्योंकि मैं इसको आपको, मैंने मापन जो बताया था ना, मापन जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको इसका पूरा इसके बारे में बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस इज 40 डिग्री। जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है किसी सॉलिड स्टेट का, वह क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कोई सॉलिड है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, द्रव में बदलने लगता है। तो ये पूछ रहा है कि उस द्रव की जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी, ठीक है, वह क्या होगी। मतलब कि कोई सॉलिड है वह लिक्विड में चेंज हो रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि लिक्विड से दोबारा सॉलिड बनना, ये फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर इसका कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो इसका आंसर आपको मैं बताऊं, जितने डिग्री टेम्परेचर पे कोई चीज़, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उतने ही टेम्परेचर पे वो दोबारा लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बर्फ़ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, मेल्ट होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, दोबारा फ्रीज हो जाता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, दोबारा चेंज हो जाता है आइस में। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन। तो यहाँ पर इवेपोरेशन जो है वह सबसे तेज़ किस में होता है और सबसे धीमा किस में होता है। तो अगर हम बात करें सबसे जल्दी इवेपोरेट कौन होता है, मतलब वाष्प में सबसे पहले कौन बदलता है, पेट्रोल। सबसे पहले वाष्प में बदलता कौन है, पेट्रोल बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बदलेगा, एल्कोहल बदलेगा। ठीक है, एल्कोहल, उसके बाद केरोसिन ऑयल और उसके बाद वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। सबसे घना जो होता है स्टेट मैटर का वो कौन सा होता है, तो सॉलिड होता है। क्यों होता है सॉलिड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अणु पास होते हैं, मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पास होते हैं।
ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नोन एज द फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से, फ्यूजन किसे कहते हैं। वाह, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बताइए। तो चलिए ये हम क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं, आप इसका आंसर देंगे। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी इसे आप बताइएगा। सेलेक्ट द वन ऑफ द नॉट ए मैटर, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ए, इसमें से कौन सा मैटर नहीं है। तो पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। तो यहाँ पर स्मोक, ह्यूमिडिटी और वाटर, ये तीनों ही क्या हैं, तीनों क्या हैं, मैटर हैं। लेकिन यह हॉट फीलिंग और ये हॉट की, तो वो क्या हो गया, ये हो जाता है, ये मैटर नहीं है। अगला, एज ऑफ द 1990s साइंटिस्ट हैव प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर। 1990 का जो दशक था, उस समय साइंटिस्ट ने कितने स्टेट, मैटर के कितने स्टेट के बारे में बताया था। तो उस समय तक 5 स्टेट के बारे में बता दिया गया था। जो पांचवा क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और चौथा क्या था, प्लाज्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दी चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से कौन सी हैं चॉइसेस जो कि स्टेट ऑफ मैटर को जो चेंज नहीं करती हैं। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकती है। कम कर दें टेम्परेचर तो जो लिक्विड है वह सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर हम चेंज करें, प्रेशर तो भी अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो गैस होता है वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिस तरह से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हीट, ठीक है, तो इसका भी असर पड़ता है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और हीट तीनों का ही असर पड़ता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है, क्रशिंग या क्रिस्टल, उसको मतलब चूरा बना देना, किसी क्रिस्टल को अगर चूरा बना दें तो क्या उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा, उसका कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो तत्वों में मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी। अगला, 2 या 2 से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात में हैं, तो क्या बनाएंगे, यौगिक। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दें, अगर अनुपात अनिश्चित है तो क्या होगा, मिश्रण। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु। और ये हम पढ़ाएं आपको, वो देख लेना, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, कौन है जो धातु है लेकिन फिर भी विद्युत का कुचालक है, लेड। अगला, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाया जाता है, कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, तो क्या है जिसमें पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन, यानी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, उपधातु कौन सी है, इसमें से आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, इनमें से सभी। तो आप जरा मुझे बता दो कि उपधातुएं कितनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, इनमें से यौगिक कौन सा है, तो वायु, इसमें कोई अनुपात सेम नहीं होता है, पारा तत्व है, ओजोन, ठीक है, तो आगे आके इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सीमेंट में भी है, रेत सिलिका में भी है, कांच में भी है, मिट्टी के तेल में हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो ऑप्शन सी। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, लेकिन वायु क्या होती है, वायु क्या है, एक मिश्रण है जिसमें अलग अलग बहुत सारी गैसेज भरी हुई हैं, उनका कोई अनुपात नहीं है। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है,
तो वह क्या हो सकता है, जल एक यौगिक है, पारा तत्व है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, वायु। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बारूद होता है। बारूद देखते हो कोई भी बना लेता है, अभी दिवाली आएगी ना, हर जगह कोई भी बारूद बना लेगा, तो ये क्या हो गया, मिश्रण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। ठीक है, तो इसमें से मिश्रण कौन सा नहीं है, कांच मिश्रण होता है, पीतल भी मिश्रण होता है, ठीक है, इस्पात भी मिश्रण होता है, तो ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, इसमें से यौगिक कौन सा है, तो यौगिक कौन सा है इसमें से, रेत। रेत यानी सिलिका, ये यौगिक है। बाकी हीरा क्या है, तत्व है, तत्वों से मिलकर, तत्व नहीं, क्या है, कार्बन के तत्व मिले हुए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित से यौगिक कौन सा है, तो इसमें से कौन सा यौगिक है, तो देखो यौगिक कौन सा होगा इसमें, पारा क्या है, तत्व हो गया, अमोनिया क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब इतना ही था, तो हमने करीब 50 क्वेश्चन किए हैं, और ये बड़े इजी क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ नहीं, चलो पढ़ाई करो। आज का टारगेट आई होप आप पूरा करने पे जुटे होंगे, तो आज आप उसे पूरा करिए, कल सुबह आपको फिर से एक नया टारगेट मिलने वाला है।